9 बज गए। आरव ने 8 बजे का वादा किया था, एक मैसेज तक नहीं किया। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती है। रात के 10 बज जाते हैं। मोमबत्तियां पिघलकर आधी रह गई। अब तो 10 बज गए, खाना पूरी तरह ठंडा हो चुका है। हर बार उम्मीद लगाना मेरी ही भूल है। रात के 10 बज जाते हैं। सन्नाटा और गहरा हो जाता है। तभी दरवाजे का लॉक खुलता है। आरव हाथ में एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स लेकर मुस्कुराते हुए अंदर आता है। हैप्पी एनिवर्सरी सिया। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। आ गए तुम? हाँ, थोड़ा लेट हो गया यार, पहले इसे खोल कर देखो। चलो। आरव गिफ्ट बॉक्स का रिबन खोलता है। उसके अंदर से एक बेहद आलीशान भारी डिजाइनर साड़ी निकलती है। पूरे 15,000 की है। तुम्हें बहुत पसंद आएगी। आपको हमारी सालगिरह याद थी आरव? हाँ, तभी तो लाया हूं। लेकिन मेरे साथ इसे मनाने का समय नहीं था। सिया, मैं तुम्हारे लिए इतनी महंगी साड़ी लाया हूं। मुझे साड़ी नहीं चाहिए थी, मुझे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए थी। देखो, ऑफिस में आखिरी वक्त पर काम आ गया था। काम तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं सुबह से थक गया हूं सिया, बहस मत करो, मुझे सोने दो। आरव टेबल पर लगा खाना खाता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह आरव रसोई में आता है जहां सिया चाय बना रही थी। सिया, जरा मेरी ब्लैक शर्ट देना। शर्ट बेडरूम में रख दी है। रात की बात के लिए अभी तक नाराज हो? नाराज नहीं हूं, बस थक चुकी हूं। अरे ये सब मेहनत मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। भविष्य के चक्कर में तुम हमारा आज खो रहे हो आरव। देखो सिया, मैंने बचपन से पिता को पैसों के लिए संघर्ष करते देखा है, तभी ठान लिया था कि अपने परिवार को कभी तरसते नहीं दूंगा। हाँ आरव, तुमने चीजों की कमी नहीं होने दी, पर इस घर में तुम्हारे समय की बहुत बड़ी कमी है। एक अच्छा पति वही है जो अपनी पत्नी को हर आराम दे सके। रिश्तों को सिर्फ पैसों की नहीं, वक्त की भी जरूरत होती है। मुझे देर हो रही है, शाम को बात करते हैं। ऐसा कहकर आरव चला जाता है। शाम को सिया अपने बेडरूम में अलमारी के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही है। आज उसकी चचेरी बहन मेघा की शादी है। आरव दरवाजे पर आकर खड़ा होता है। तब सिया आरव से कहती है, आरव, आज मेघा की शादी है, इस बार प्लीज मेरे साथ चलो। हाँ हाँ सिया, मुझे याद है। तुम निकलो, मैं ठीक 7 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। सच कह रहे हो? पक्का? वादा? अरे हाँ बाबा, वादा। सिया अकेली शादी के लिए निकल जाती है। वो लॉन पहुंचती है और पार्टी अटेंड करती है। ऐसी ही रात हो जाती है। सिया अकेले खड़ी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है। घड़ी में 8 बज चुके हैं। तभी उसका फोन बजता है। हेलो आरव, कहाँ हो तुम? अरे सॉरी रिया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो ऑफिस में ना अचानक वाइस प्रेसिडेंट की मीटिंग आ गई। मीटिंग? पर तुमने वादा किया था। मेरी मजबूरी समझो, तुम फंक्शन एंजॉय करो। आरव फोन काट देता है। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मेघा और रोहित उसके पास आते हैं। अरे सिया दीदी, आप अकेले खड़ी हैं? जीजू कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे? बधाई हो मेघा। वो आरव के ऑफिस में ना अचानक एक जरूरी क्लाइंट आ गए हैं। आरव भाई तो हमेशा बिजी रहते हैं। चलिए, आप हमारे साथ स्टेज पर चलिए। तभी मौसी चाची भी वहां आ जाती है। अरे सिया बेटा, दामाद आज भी नहीं आए? वो बस आ रहे मौसी जी, थोड़ा काम का प्रेशर है ना ऑफिस में। सिया मुस्कुराकर बहाना बना देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट जाती है। देर रात सिया शादी से वापस अपने घर लौटती है। तब आरव सिया से कहता है, सॉरी सिया, मैं फंक्शन में नहीं आ पाया, लेकिन मैं क्या करता, मुझे ढेर सारा काम था। बाय द वे, मैं फंक्शन में नहीं आया तो क्या हुआ, बैठो, हम दोनों आज खूब सारी बातें करेंगे। सच आरव, तुम्हारे पास आज मेरे लिए समय है? तुम्हें काम नहीं करना? अरे नहीं सिया, काम तो बाद में होता रहेगा, पहले बैठो और मुझसे बातें करो। आरव सिया से बातें करता है। तभी उसे याद आता है कि उसके प्रोजेक्ट का एक काम रह गया है। वो तुरंत सिया से कहता है, सॉरी सिया, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट का काम रह गया है, पहले मैं उसे कर लूं, फिर बात करेंगे। और हाँ देखो, तुम्हारे लिए एक और महंगी साड़ी लाया हूं, बताओ तुम्हें कैसी लग रही है। सिया गहरी सांस लेते हुए साड़ी को अपने हाथ में लेती है और उसे देखकर अलमारी में रख देती है। आरव काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सिया बेडरूम की अलमारी खोलती है और एक रेशमी साड़ी को हाथ में लेकर अपने आप से कहती है, ये साड़ी मुझे तब मिली थी जब हमारा ट्रिप कैंसिल हुआ था। हर महंगे गिफ्ट से आरव ने सिर्फ अपने ना होने का हर्जाना भरा है। मुझे ये कपड़े किसी कफन की तरह लगते हैं। मुझे ये कपड़े नहीं, मेरे पति का साथ चाहिए। सिया साड़ी को बेड पर फेंक देती है और घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। उधर आरव अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर बहुत तेजी से अपनी उंगलियां चला रहा है।
वो अपनी फाइलों और कोडिंग को रीचेक करते हुए अपने आप से कहता है, इस नए प्रोजेक्ट को मुझे समय से पहले पूरा करना ही होगा। अगर ये सफल रहा तो कंपनी में मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा। मुझे एक दिन अपने बॉस विवेक सर जैसा बनकर दिखाना है। वही सफलता के असली आदर्श है। तभी आरव का फोन बजता है। स्क्रीन पर सिया का नाम देखकर वो थोड़ा चिढ़ जाता है, लेकिन फोन उठाकर सिया से कहता है, हाँ सिया बोलो। इस समय ना मैं बहुत क्रिटिकल कोडिंग कर रहा हूँ, जल्दी बताओ क्या बात है, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। आरव, मेरी तबीयत सुबह से बहुत खराब लग रही है। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और चक्कर भी आ रहे हैं। अरे यार सिया, तुम भी ना हमेशा ऐन वक्त पर ही बीमार पड़ती हो। जब मेरा सबसे जरूरी काम होता है तभी तुम्हारी तबीयत खराब होती है। क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलोगे? मुझे आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा है। ठीक है, तुम तैयार हो, मैं ड्राइवर को बोलकर गाड़ी भिजवाता हूँ। वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा और डॉक्टर को दिखा भी देगा। ड्राइवर? आरव, मुझे गाड़ी या ड्राइवर की जरूरत नहीं है। मुझे इस समय तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए भी नहीं आ सकते? समझो सिया, आज विवेक सर खुद ऑफिस में राउंड पर है। अगर मैं इस समय लीव लेकर गया तो मेरी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। डॉक्टर को दिखाकर सीधे घर जाओ, मैं रात को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। आरव बिना सिया का जवाब सुने फोन काट देता है और दोबारा काम में मग्न हो जाता है। कुछ दिन इसी तरह और बीत जाते हैं। आज सिया का जन्मदिन है। सिया घर में सुबह से ही काम में लगी है। वो अपने हाथों से एक सुंदर चॉकलेट केक बनाती है और पूरे लिविंग रूम को गुब्बारों से सजाते हुए अपने आप से कहती है, आज तो आरव को मेरा जन्मदिन पक्का याद होगा। उन्होंने सुबह विश नहीं किया। शायद वो रात को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहते हैं। समय बीतता है। घड़ी में रात के 11:30 बज जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है। आरव घर आता है, लेकिन आते ही वो अपना लैपटॉप खोलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वो काम में इतना डूब गया कि उसे याद ही नहीं आया कि आज क्या है। डाइनिंग टेबल के पास केक लेकर आती है सिया और, आरव, क्या तुम 2 मिनट के लिए अपना ये लैपटॉप बंद कर सकते हो? प्लीज सिया, बस 5 मिनट। ये ईमेल बहुत जरूरी है। मुझे इसे अभी अमेरिका भेजना है। तुम सो जाओ। घड़ी में रात के 12 बजते हैं। सिया चुपचाप केक पर जल रही मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझा देती है। मोमबत्ती बुझने के धुएं को देखकर अचानक आरव सिर उठाता है और केक पर लिखे हैप्पी बर्थडे सिया को पढ़कर चौंक जाता है। ओह माय गॉड सिया, आई एम सो सॉरी। मैं सच में काम के प्रेशर में पूरी तरह भूल गया था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। कोई बात नहीं आरव, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। तुम्हारा काम तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर है, ये मैं जानती हूँ। सिया रुको, देखो मैं अभी केक काटता हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। हम कल ना वीकेंड पर बाहर चलेंगे। अब इस केक का और इस प्लान का कोई मतलब नहीं रह गया आरव। जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आता। तुम अपना ईमेल पूरा कर लो। सिया चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। आरव लैपटॉप के सामने बैठा ग्लानि से भर जाता है, लेकिन कुछ ही देर में फिर से कोडिंग करने लगता है। समय बीतता जाता है। एक दोपहर सिया अचानक चक्कर खाकर लिविंग रूम के फर्श पर गिर जाती है। आरव उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है। डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? वो अचानक बेहोश कैसे हो गई? घबराने की बात नहीं है, लेकिन स्थिति अच्छी भी नहीं है। इन्हें बहुत ज्यादा मानसिक तनाव और अकेलापन है। शारीरिक कमजोरी भी बढ़ गई है। इन्हें पूरी तरह आराम और अपनों के साथ की जरूरत है। आप इन्हें वक्त दीजिए। जी डॉक्टर, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। मैं दवाइयां लेकर आता हूँ। तभी आरव की पॉकेट में उसका ऑफिशियल फोन जोर जोर से बजने लगता है। स्क्रीन पर विवेक सर का नाम चमकता है। हेलो, हाँ सर। क्या सर्वर डाउन हो गया है? जी सर, मैं बस 20 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आरव फोन रखता है और वार्ड के अंदर बेड पर लेटी सिया की तरफ देखता है, जो चुपचाप उसे देख रही है। सिया, ऑफिस में एक बहुत बड़ा क्रैश हो गया है। मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम जाओ आरव, काम सबसे पहले। मैं ठीक हूँ। मैं रात को जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगा। सिया प्लीज अपना ख्याल रखना। आरव वार्ड से बाहर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है। आरव दिन रात उसी में लगा रहता है। कई बार तो वो आधी रात के बाद सुबह के 3 बजे घर पहुंचता है। एक दोपहर सिया घर की पुरानी अलमारी की सफाई कर रही थी। तभी कबर्ड में उसे उनकी शादी के शुरुआती दिनों की पुरानी तस्वीरें रखी हुई दिखती है। तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे आरव। हम पैसे भी गिनकर खर्च करते थे, लेकिन हमारी हंसी कितनी सच्ची थी। हम कितने खुश थे। और आज हमारे पास सब कुछ है, पर वो खुशी हमारे सालिशान घर में कहीं नहीं है। अगले दिन आरव के ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में हाई लेवल मीटिंग चल रही है।
सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। तभी अचानक अधिकारी विवेक सर के फोन पर उसकी पत्नी का कॉल आता है। विवेक सर फोन उठाकर बातें करते हैं। ये देखकर आरव मन ही मन सोचता है, इतनी क्रिटिकल मीटिंग के बीच में सर का फोन बज रहा है। सर तो हमेशा कहता है कि काम के दौरान किसी भी चीज के लिए वक्त नहीं होना चाहिए। विवेक सर फोन रखते हैं और अपनी फाइलों को समेटकर बैग में रखने लगते हैं। वो मीटिंग रूम से जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? विदेशी इन्वेस्टर्स के सामने हमारी सबसे बड़ी मीटिंग चल रही है, आप इसे बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं। हाँ रो, मुझे इस समय जाना ही होगा। मेरी छोटी बेटी आज स्कूल के मंच पर पहली बार सोलो डांस परफॉर्म कर रही है। मुझे वहां जाना ही होगा। काम कल सुबह हो जाएगा, लेकिन मेरे बेटे का आज का ये बचपन का पल दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। विवेक सर आरव के कंधे पर हाथ थपथपाते हैं और मुस्कुराते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाते हैं। विवेक सर की ये बातें आरव के दिल में सीधे तीर की तरह उतर जाती हैं। वो वहीं अपनी कुर्सी पर सन्न होकर बैठ जाता है। मैं किस अंधी दौड़ में भाग रहा था। अपनी पत्नी को हर सुख सुविधा दे रहा था, पर उसकी आत्मा को हर रोज मार रहा था। मैंने सिर्फ पैसा देखा, परिवार नहीं। मुझे घर जाना होगा। आरव बहुत ही हड़बड़ाहट में अपनी गाड़ी चलाकर घर पहुंचता है। सिया अपने बेडरूम में सो चुकी है। आरव डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है। टेबल पर हमेशा की तरह सिर्फ एक प्लेट ढकी हुई है, लेकिन उस प्लेट के पास सिया की छोटी सी पर्सनल डायरी खुली पड़ी है। जिज्ञासा और घबराहट में आरव आगे बढ़ता है और उस डायरी के पन्नों को पढ़ने लगता है। आज फिर हमारी एनिवर्सरी का खाना टेबल पर रखे रखे ठंडा हो गया। आज फिर मैंने अकेले बैठकर चाय पी और दीवारों को देखा। इस बड़े घर में सिर्फ सन्नाटा गूंजता है। आज मेरा जन्मदिन था, पर उनके लिए लैपटॉप की कोडिंग मुझसे ज्यादा जरूरी थी। काश एक दिन वो बिना किसी महंगी गिफ्ट के सिर्फ मेरे लिए घर जल्दी आ जाए। मुझे ये 15,000 की साड़ियां अलमारी में रखने के लिए नहीं चाहिए। मुझे ये रेशम के धागे नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे पति का वो थोड़ा सा साथ चाहिए जो मेरी रूह को सुकून दे सके। डायरी पढ़ते पढ़ते आरव की आंखें पूरी तरह भर आती है। उसकी आंखों से आंसू टपक कर डायरी के पन्नों पर गिरने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि वो सालों से अपनी पत्नी को समझ ही नहीं पाया। मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने अपनी ही पत्नी की खुशियों का गला घोट दिया। मैं उसे महंगे कपड़े देकर सोचता रहा कि मैं बेस्ट पति हूँ, जबकि उसे सिर्फ मेरा समय चाहिए था, मेरी मौजूदगी चाहिए थी। मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगा। मैं सब कुछ बदल दूंगा सिया, सब कुछ। अगले दिन से वो अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ता, लेकिन अपने रिश्ते को अपनी पहली प्राथमिकता देना शुरू करता है। वो शाम को ठीक 6 बजे अपना लैपटॉप बंद करता है और सप्ताह में एक पूरा दिन सिर्फ सिया के लिए रिजर्व रखता है। धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में सालों से जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है और पुरानी गर्माहट लौटने लगती है। रोज की तरह आज भी सिया सब्जी चलाते हुए दीवार घड़ी की तरफ देखते हुए मनी मन सोच रही थी। आज तो घड़ी में सिर्फ 7 ही बजे। आरव हमेशा की तरह रात के 9 या 10 बजे से पहले तो आएंगे नहीं। अब मुझे इस अकेलेपन के साथ तालमेल बिठाने की थोड़ी आदत हो गई है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सिया हाथ में करछुल लिए उत्सुकता से दौड़कर रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। शाम की राम राम सिया देवी। देखिए, आज आपका पति वक्त पर घर आ गया है। घड़ी देख लीजिए। आरव, तुम इतने जल्दी घर आ गए? अभी तो घड़ी में सिर्फ 7 ही बजे हैं। हाँ सिया, आज मैं बिल्कुल सही समय पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ऑफिस में सब ठीक तो है ना आरव? तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा वो बड़ा प्रोजेक्ट, कहीं काम में कोई बड़ी गड़बड़ी या नुकसान तो नहीं हो गया? अरे ऑफिस में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है सिया, काम की कोई चिंता नहीं है। आरव सिया की आंखों में देखते हुए अपने फोन का पावर बटन दबाता है और उसे पूरी तरह स्विच ऑफ करके डाइनिंग टेबल पर रख देता है। और आज के बाद कोई काम नहीं, कोई कॉल नहीं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुमने अपना ऑफिशियल मोबाइल बंद कर दिया? पर अगर विवेक सर का कोई फोन आया तो? तुम तो हमेशा कहते थे कि इस कॉर्पोरेट दुनिया में 1 मिनट भी फोन बंद करना क्राइम है। विवेक सर ने ही मुझे ये फोन बंद करना सिखाया है सिया। काम अपनी जगह है, लेकिन मेरी पत्नी और मेरा घर सबसे ऊपर है। मैं पिछले कई सालों का अपना उधार चुकाने आया हूँ। चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आरव, आज तो मैंने बहुत ही सादा और साधारण खाना बनाया है। सिर्फ अरहर की दाल, चावल और आलू की सब्जी। तुम्हारे स्टेटस के लायक कुछ भी स्पेशल नहीं है। आरव सिया के करीब आकर उसके हाथ से करछुल लेता है और उसे टेबल पर रखते हुए, अरे यही तो दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे कीमती खाना है सिया। चलो, आज हम दोनों मिलकर इस डाइनिंग टेबल पर साथ बैठेंगे और आराम से खाएंगे। सिया अपनी आंखों के कोर में आए खुशी के आंसू छुपाते हुए कहती है, ठीक है, तुम बैठो, मैं प्लेट लगाती हूँ।
सिया डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के ठीक आमने सामने बैठकर खाना खाते हैं। आरव बहुत ही आदर और प्यार से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ता है, उसे दाल में डुबोता है और मुंह में रखते हुए कहता है, वाह सिया वाह, कमाल का स्वाद है। इस सादे और सच्चे खाने में जो मिठास है ना, वो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकती। इस खाने को खाते ही आज मेरा पेट नहीं बल्कि मेरी रूह तृप्त हो गई। आरव, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरी खोई हुई पूरी दुनिया वापस मिल गई है। मुझे सच में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस वक्त मेरे सामने बैठकर खा रहे हो। मैं कितना बड़ा मूर्ख था सिया, जो हमेशा यही सोचता रहा कि तुम्हें खुश करने के लिए पैसे चाहिए। मैं तुम्हें महंगे ब्रांडेड कपड़े, जेवर और साड़ियां लाकर खुद को बहुत बड़ा पति समझता रहा। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि तुम्हें वो दिखावे की दौलत नहीं, बल्कि मेरे साथ का ये सस्ता खाना चाहिए था। रिश्तों में कपड़ों की या तोहफों की कीमत कभी नहीं देखी जाती आरव। रिश्तों में तो सिर्फ साथ बिताए उन चंद सुकून के पलों की और सच्ची मौजूदगी की कीमत होती है। अब मेरी अलमारी भले ही खाली हो जाए, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी इस मौजूदगी से पूरी तरह भर गया है। अब से हर रोज ऐसा ही होगा सिया, कोई देर नहीं होगी, कोई बहाना नहीं होगा। हम अपनी जिंदगी की असली खुशियां इसी तरह सादगी से एक दूसरे के साथ वक्त बांटते हुए मनाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, ये मेरा तुमसे आज का सबसे सच्चा वादा है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। हॉल का वो पुराना सूनापन अब उनकी हंसी की आवाज से पूरी तरह गूंज उठता है और दोनों साथ में बैठे मुस्कुराते हुए भोजन करते हैं।